हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड सो द फर्स्ट चैप्टर जो हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं वो है इवोल्यूशन ऑफ फेमा से रिलेटेड कि फेमा का एवोल्यूशन कैसे हुआ। एंड फर्दर दिस इज रिलेटेड टू मॉड्यूल ए, राइट। तो मॉड्यूल ए का चैप्टर नंबर 1 है, टोटल 21 चैप्टर्स हैं विच विल बी कवरिंग। सो इवोल्यूशन कैसे था कि सबसे पहले हमारे पास था फेरा, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था 1973 का। वो रेगुलेशंस प्रोवाइड करता था, दैट वाज नॉट प्रोवाइडिंग द मैनेजमेंट टेक्निक्स, लेकिन वो हमें रेगुलेशन से रिलेटेड प्रोवाइड करता था डाटा कि रेगुलेशन हम कैसे कैसे कर सकते हैं, उन सभी चीजों के बारे में बताता था। एंड फर्दर पहले कंट्रोल किया जाता था रिसोर्सेज के और रिसोर्सेज को। एंड कंट्री के पास बहुत लिमिटेड जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं वो प्रेजेंट होते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने उसके बाद स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगाने के बाद गवर्नमेंट को फील हुआ नहीं कि अब थोड़ा सा इनको लिबर्टी देनी पड़ेगी, थोड़ा सा ग्लोबलाइजेशन करना पड़ेगा। एंड फिर फेमा इंट्रोड्यूस हुआ, यानी कि सबसे पहले फेरा था जो हम नॉर्मली बात पढ़ते हैं। एंड उसके बाद आया फेमा। फेमा 1999, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो रेगुलेशन से उसे कन्वर्ट कर दिया गया, किसमें? मैनेजमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया, राइट। एंड अब इसकी जो हिस्टोरिकल टाइमलाइन है थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करो। आई एम नॉट सेइंग कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट वी शुड बी हैविंग द आइडिया रिलेटेड टू इट। तो सबसे पहले था एक्सचेंज कंट्रोल, ठीक है, जिसे हम ईसी कहते हैं, दैट वाज एक्चुअली द एक्सचेंज कंट्रोल। एंड ये जो डिफेंस ऑफ इंडिया के जो रूल्स है उसके तहत बनाया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। जो हमारे रूल्स है कि किस तरह से हम अपनी फॉरेन करेंसी की यूजेज को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए रूल्स आए थे। एंड दोज वर इफेक्टिव इन 1939। 1947 में आपको फेरा का फर्स्ट वर्जन देखने को मिलता है, जहां पर लीगल अथॉरिटी दी गई थी ताकि जो भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस हैं उनको रेगुलेट किया जाएगा, राइट। दैट वाज रिलेटेड टू 1947 फेरा। फिर कॉम्प्रिहेंसिवली नया फेरा आया, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट आया दोबारा से, उसी को और मजबूत बनाया गया। यानी कि स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी पावर्स जो थी वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करेगी, वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेगी। एंड 1991 में सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जिसमें हम लिबरलाइजेशन की बात करते हैं, हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, राइट। तो इंडिया के दरवाजे खोल दिए गए बाहर की इकोनॉमी के लिए। एंड जो स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स थे उनको रिड्यूस करना स्टार्ट कर दिया गया। 1993 में अमेंडमेंट की गई थी इसी फेर एक्ट की, यानी कि अमेंडमेंट करी गई, अब रिलैक्सेशन दी जाने लगी थी फेरा के अंदर ही। और फाइनली 1999 में हमारे पास आता है फेमा, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आता है, जहां पर कंट्रोल से फोकस कर दिया गया मैनेजमेंट की तरफ कि हमें चीजों को मैनेज करना है, चीजों को कंट्रोल नहीं करना है। तो सबसे पहले ईसी था 1939 में, फिर आया 1947, फिर अपडेशंस आ गई 1973, 1991 में लिबरलाइजेशन हो गया। एंड 1993 में अमेंडमेंट्स हो गई फेरा में, और 1999 में आपके पास आ गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और ये इफेक्टिव हुआ था सन 2000 में, फ्रॉम द 1 जून 2000 इट वाज इफेक्टिव, राइट। सो ये मेजर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो समझने की कोशिश करो। फेरा के तहत हमने रेगुलेट करने की कोशिश करी, चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करी। फेमा के तहत हम मैनेजमेंट की तरफ ध्यान दे रहे हैं कि किस तरह से चीजों को मैनेज करना है, दैट वाज द मेन केस। तो अगर हम डिफरेंसेस को देखें कि फेरा और फेमा के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है। फेरा में आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, जबकि फेमा में आप मैनेजमेंट कर रहे हो। यहां पर अगर ऑफेंस होता था उसे क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था, यानी कि अगर कोई पर्सन आपके कंट्रोल को तोड़ रहा है तो वो क्रिमिनल ऑफेंस है। और फेमा में उसी ऑफेंस को सिविल ऑफेंस का नाम दिया गया। एंड प्रिजम्पशन क्या रहता था कि पर्सन को ये माना जाता था कि पर्सन गिल्टी है, लेकिन यहां पर यह माना जाता है कि जिस पर्सन ने क्राइम किया है उसे माना जाता है कि नहीं, वो पर्सन इनोसेंट है, उस हिसाब से उसकी कार्रवाई की जाती है। सो ऑब्जेक्टिव क्या था फेरा के केस में? इट वाज रिलेटेड टू कि हमें फॉरेक्स का मिसयूज रोकना है, और फेमा के केस में था कि हमें ट्रेड्स एंड पेमेंट्स के लिए इसे फैसिलिटेट करना है, वी आर टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट्स, ताकि हमारा जो बीओपी है, बिल ऑफ पेमेंट्स है, वो पॉजिटिव आ पाए। एंड पेनल्टी क्या होती थी फेरा के केस में? इम्प्रिजनमेंट, राइट। एंड फेमा के केस में मोनेटरी पेनल्टीज होती हैं, जहां पर अमाउंट क्वांटिफाइबल है वहां पर 3x ऑफ द अमाउंट की पेनल्टी लग सकती है, और जहां पर अमाउंट क्वांटिफाइबल नहीं है वहां पर 2 लाख रुपए की पेनल्टी रह जाती है। हालांकि इसके बारे में हम आगे जाकर के चैप्टर्स में कंप्लीटली बात करने वाले हैं, सो डू नॉट वरी अबाउट इट। अब बात ये आती है कि ये फेरा को रिप्लेस करने की रिक्वायरमेंट पड़ी क्यों? Why we were to replace the FERA? FERA was basically the
रेगुलेशन एक्ट। ध्यान में रखिएगा, फेरा था रेगुलेशन एक्ट। बहुत वीक फॉरेन एक्सचेंज, आपके पास रिजर्व से थे ही नहीं, तो आपने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी कि मिसयूज ना हो जाए। लेकिन 1991 के रिफॉर्म्स हुए, फॉरेन ट्रेड आपने इंक्रीज किया, इंडिया की मार्केट्स को ओपन कर दिया, लिबरलाइजेशन हुई, ग्लोबलाइजेशन हुई, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इंडिया में फॉरेन का बढ़ा, ग्लोबल इंटीग्रेशन स्टार्ट हो गई। तो डेफिनेटली आपको फेमा लेके आना जरूरी था, क्योंकि फेमा के केस में फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस, चाहे हम बात कर रहे हैं रिलेटेड टू द कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, या फिर हम बात कर रहे हैं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के बारे में, वो काफी ज्यादा आसान हो जाती हैं इन केस ऑफ फेमा। दोज वर वेरी मच इजियर, क्योंकि अगर हम बात करें ना, जो भी आपकी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी आपकी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस हैं, दोज आर वेरी मच अलाउड। अब करंट अकाउंट तो 100% कन्वर्टेबिलिटी अलाउड है, और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में भी जो अप्लाइड एरियाज है, जो अलाउड एरियाज है, वहां पर अलाउ किया गया, आप आसानी से कर सकते हो। एंड मेजर शिफ्ट क्या था, डेट वी शिफ्टेड फ्रॉम रेगुलेशन टू द मैनेजमेंट। हम रेगुलेशन से मैनेजमेंट की तरफ शिफ्ट हो गए, ठीक है। देन आफ्टर दैट नीड फॉर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। अब फेमा की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि डेफिनेटली अब आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो ग्लोबल इकोनॉमी में, आपको लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट में एंटर करना है, और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से बड़ी कोई मार्केट है ही नहीं है, जो डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में, टाइम जोन्स में काम कर रही है, डिफरेंट करेंसीज में काम कर रही है, 24/7 वर्किंग है, हर एक पल रेट्स चेंज होते हैं, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट्स भी इंक्लूड है, इसमें जो सेंट्रल रेगुलेटर्स हैं वो भी इंक्लूड है, कॉर्पोरेट्स भी हैं, इंडिविजुअल्स भी हैं, रिटेल्स भी हैं, सब पर्सन इसमें लगे हुए हैं, तो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, तो इसका मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी था। डेट वाज व्हाई फीमा वाज रिक्वायर्ड। तो पहली चीज क्या थी कि रूपी की स्टेबिलिटी को मेंटेन करना था, तो इसी के तहत, फीमा के तहत ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एम्पावर्ड कि इंडियन रूपी की जो एक्सटर्नल वैल्यू है उसे मेंटेन करने का काम किसको दिया गया है, दैट इज विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड साथ के साथ जो स्मूथ फॉरेन एक्सचेंज फंक्शनिंग है वो प्रॉपर चलती रहे, जो ट्रांजैक्शंस हैं वो चलती रहे, एक्सेसिव वॉलिटिलिटी के हो तो ये रहा कि ट्रांजैक्शंस आपकी खत्म हो जाए, और एडिक्वेट फॉरेक्स रिजर्व्स को मेंटेन करने का जिम्मेदारी भी दी गई है, उसको मैनेज करना भी जरूरी है। एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, क्योंकि बीओपी को हमने पॉजिटिव करना है, बीओपी रिलेटेड हम पूरा का पूरा जो टर्म्स है उनको भी कंसिडर करेंगे। सो इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि जो बीओपी है हमने उसे पॉजिटिव करना है, वी आर टू बेसिकली मेक इट पॉजिटिव। जो हम इंपोर्ट्स कर रहे हैं, ठीक है, जो हम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, उनका जो डिफरेंस होता है, दैट इज योर बीओपी। अगर आपके एक्सपोर्ट्स ज्यादा है, इंपोर्ट्स कम है, तो इसका मतलब है कि आपका बीओपी पॉजिटिव है, और अगर वहीं पर आपके इंपोर्ट्स ज्यादा है और एक्सपोर्ट्स कम है, तो मतलब आपका बीओपी नेगेटिव है। तो बीओपी इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, तो इसके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। एंड फर्दर फेमा के मेन फीचर्स देखते हैं अभी। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द मेन फीचर्स ऑफ फेमा। फेमा के मेजर फीचर्स क्या है? सबसे पहली चीज है कि फॉरेन एक्सचेंज की जो पेमेंट्स हैं उनको रेगुलेट करना है। अगर आप कोई भी पेमेंट कर रहे हो टू द पर्सन आउटसाइड इंडिया, आप किस पर्पस के लिए कर रहे हो वो रेगुलेट किया जाएगा, आपके रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी, लाइक एलआरएस के तहत जो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है, इसके तहत जो रिटेल इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, इंडिविजुअल पर्सन हैं इंडिया में, उनको अलाउ किया गया, रेजिडेंट पर्सन को, दैट यू कैन बी ट्रांसफरिंग अप टू 2,50,000 यूएसडी, ठीक है, पर फाइनेंशियल ईयर। पर फाइनेंशियल ईयर आप इतना अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हो फॉर द वेरियस पर्पसेस, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस एंड द कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। अब रिस्ट्रिक्शन लगी ना, ऐसे ही जो एनआरओ अकाउंट होल्डर्स हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि पर फाइनेंशियल ईयर आपने अगर आपने बाहर रिपेट्रिएशन करनी है, इफ यू वांट टू डू द रिपेट्रिएशन, यानी कि अपने अकाउंट का पैसा वापस अपनी होम कंट्री में लेके जाना है, तो उसकी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है 1 मिलियन यूएसडी, ठीक है। तो इतना रिस्ट्रिक्शन लगाया गया, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, इससे ज्यादा करना है तो आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो इंडियन रेजिडेंट्स के ऊपर ये भी रिस्ट्रिक्शंस है कि आप कितने फॉरेन सिक्योरिटीज को रख सकते हो, कितने करेंसी नोट्स अपने पास रख सकते हो, आप फॉरेन प्रॉपर्टी को रख सकते हो, ठीक है। एंड फर्दर आपको फेमा के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, एंड आप फ्रीली नहीं रख सकते। आप जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, जो एक थ्रेशोल्ड दिया गया, उससे ज्यादा का अमाउंट अगर आपको मेंटेन करना है तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, अदरवाइज दैट इज नॉट अलाउड, ठीक है। देन इट्स रिलेटेड टू जो कोई भी आप रेमिटेंस की ट्रांजेक्शन करोगे, आपको जो कोई भी पैसे बाहर से आएंगे वो ऑथराइज डीलर बैंक के थ्रू आएंगे।
अब ऑथराइज डीलर बैंक्स क्या होते हैं? दीज आर द स्पेसिफाइड बैंक्स जिनको लाइसेंसिंग किसने दी है? आरबीआई ने लाइसेंसिंग दी है कि दैट दीज कैन बी डीलिंग इन द फॉरेन एक्सचेंज। आप उन्हीं के थ्रू ट्रांजेक्शन कर सकते हो। यानी कि अगर कोई इंडिविजुअल है, उसने बाहर पैसे भेजने हैं, लेट्स से मेडिकल पर्पज के लिए, ठीक है, तो वो ऑथराइज्ड बैंक के थ्रू ही भेज सकता है। ऐसा नहीं है कि वो अपने एंड से कोई भी ट्रांजेक्शन डायरेक्टली कर दे, नो, दैट कैन नॉट बी डन। कोई भी ट्रांजेक्शन सेटल होगी वो भी ऑथराइज्ड डीलर के थ्रू ही ट्रांजेक्ट होगी। फर्दर इट्स रिलेटेड टू रिस्ट्रिक्शंस ऑन करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस। देखो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस वैसे कंप्लीटली यहां पर इनको फ्री अप रखा गया, दोज आर कंप्लीटली फ्रीड अप अदरवाइज। उनको कंप्लीटली फ्री अप रखा गया है, देयर इज नो इशू रिलेटेड टू इट, राइट। लेकिन अब यहां पर देखो कुछ एक रिस्ट्रिक्शन, ऐसा नहीं है कि आप जो इनलीगल ट्रांजेक्शन है उनके लिए भी ट्रांजेक्ट कर सकते हो, वो चीज अलाउड नहीं है, ठीक है। जैसे गैम्बलिंग की अगर आपने पेमेंट करनी है उसके लिए अलाउड नहीं है। कुछ एक और सर्टन रेमिटेंसेज है लाइक लॉटरी से रिलेटेड या कुछ, उनके लिए अलाउड नहीं है। इसी तरह से कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस को भी कंट्रोल किया जाता है बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाउ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस आर एक्चुअली दोस ट्रांजेक्शंस, लेट्स से कोई पर्सन है हियर इन इंडिया एंड फर्दर उसका कोई एसेट लायबिलिटी या कंटिंजेंट लायबिलिटी इवन किसी ट्रांजैक्शन के थ्रू ऑल्टर हो जाती है आउटसाइड इंडिया, दैट वुड बी व्हाट, दैट वुड बी द, उसे क्या कहा जाता है, दैट इज सेड टू बी द कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। एंड इसी तरह से मान लो कोई पर्सन इंडिया से बाहर रहता है, अ पर्सन इज रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, कोई एनआरआई पर्सन है, राइट, एंड उनकी जो ट्रांजेक्शन है वो कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, इससे उस एनआरआई का जो एसेट है, लायबिलिटी है या कंटिंजेंट लायबिलिटी है हियर इन इंडिया, वो अल्टर हो जाती है। वी से इट टू बी व्हाट, हम उसे क्या कहते हैं, वी से इट टू बी द कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो अगर आप बाहर से कोई लोन ले रहे हो, कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी बाहर परचेज कर रहे हो, तो आपके एसेट लायबिलिटी डिफर हो रहे हैं ना, तो वो जो ट्रांजैक्शंस की जाती हैं, दोज आर व्हाट, व्हिच ट्रांजैक्शंस, दोज आर द कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, उनको कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कहा जाता है। अब ये भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है, देखो अगर रेजिडेंट्स चाहे तो तरीके के हिसाब से दे कैन बी होल्डिंग द फॉरेन एसेट्स, होल्ड कर सकते हैं। लेट्स से इफ दे हैव इनहेरिटेड द प्रॉपर्टी फ्रॉम द नॉन रेजिडेंट्स, और लेट्स से जब वो नॉन रेजिडेंट थे तब उन्होंने एक्वायर करी थी कोई चीज, लीगली एक्वायर करी थी, अब वो रेजिडेंट इंडियन है लेकिन पहले वो नॉन रेजिडेंट थे, तो डेफिनेटली दोस थिंग्स आर अलाउड। लेकिन वो प्रोविजंस किसमें दिए गए हैं, दोस प्रोविजंस आर प्रोवाइडेड इन द फीमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में वो प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप होल्ड कर सकते हो। देन इट्स रिलेटेड टू एक्सपोर्ट रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। अगर आप कोई एक्सपोर्ट करते हो तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं आपने एक्सपोर्ट कर दिया तो रिपोर्टिंग नहीं करनी है। एक्सपोर्ट रिपोर्टिंग इज वेरी मच रिक्वायर्ड। अब किस किस पर्पस के लिए आपको एक्सपोर्ट रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, जहां कहीं भी लेट्स से थ्रेशोल्ड अमाउंट 25,000 यूएसडी से ज्यादा का है, वेयर द थ्रेशोल्ड अमाउंट इज मोर देन 25,000 यूएसडीज, राइट, वहां पर करनी पड़ेगी। अगर मान लो कि आपने कोई चीज एक्सपोर्ट करनी है लेकिन उसको री इंपोर्ट नहीं करना, लेट्स से कई बार होता है ना कि आपने रिपेयर पर्पस के लिए बाहर भेज दिया चीज, एंड वहां पर आपको डिक्लेरेशंस देनी पड़ेगी, देयर यू नीड टू प्रोवाइड द डिक्लेरेशन फॉर्म्स। एंड ये अलग अलग डिक्लेरेशन फॉर्म्स होते हैं, लाइक वी आर हैविंग द ईडीएफ, इनके बारे में फर्दर आगे पूरी डिटेल होगी, ठीक है, जस्ट आपको बता रहा हूँ। ईडीएफ होता है जैसे एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म हो गया, अगर सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट कर रहे हो तो सॉफ्टेक्स फॉर्म होता है, एंड इसी तरह से अगर आप पार्सल पोस्ट के थ्रू कर रहे हो तो पीपी फॉर्म होता है, एंड जीआर फॉर्म होता है, विच इज बेसिकली पहले ईडीएफ होता था लेकिन अब उसको किसने रिप्लेस कर दिया, जीआर फॉर्म ने रिप्लेस कर दिया, राइट। तो पहले जीआर होता था लेकिन उसको अब रिप्लेस किसने कर दिया, ईडीएफ ने कर दिया। इसके अलावा सॉफ्ट टेक्स्ट हो गया, पीपी हो गया, सो दीज फॉर्म्स आर बेसिकली द डिक्लेरेशंस। और ये डिक्लेरेशन को मॉनिटर कौन करेगा, ऑथराइज्ड डीलर बैंक मॉनिटर करता है इन डिक्लेरेशंस को। सो एक्सपोर्ट्स जो भी आप करते हो, आरबीआई की प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जब आप करते हो तो टाइम लिमिट कितनी है, 9 मंथ्स, कि आपको जो एक्सपोर्टर्स हैं आपको जो भी फंड्स उससे मिलने वाला था, आप एक्सपोर्ट करते हो तो पैसे मिलने चाहिए, तो 9 महीने के अंदर अंदर वो पैसा आपको रिपेट्रिएट हो जाना चाहिए, यानी कि वापस से इंडियन टेरिटरी में पैसा वो आ जाना चाहिए, दिस इज रिक्वायर्ड, राइट। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है, और ये किसके तहत डिफाइंड है, दीज आर डिफाइंड अंडर द फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत इनको डिफाइन किया गया है। नाउ लेट्स हैव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फेमा। फेमा के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के, डेफिनेटली वी वांट टू फैसिलिटेट फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरेन ट्रेड को और बढ़ावा देना है, फॉरेक्स मार्केट की डेवलपमेंट करनी है, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस को सिंप्लीफाई करना है, राइट। क्योंकि हम रेगुलेशन नहीं करना चाहते, हम मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी
वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ। एंड अगर आपको कंप्लीट पीडीएफ फाइल चाहिए तो सिंपली लिखो फॉरेक्स और उसे व्हाट्सएप कर दो टू द नंबर 8360944207 के ऊपर, एंड आई विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स विद यू। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन।